आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नीचे क्या पढ़ेंगे, प्रेलुड डी, ग्रुप डी परीक्षा के लिए केवल जीएस 200 जो बार बार पूछने वाले टॉपिक हैं उन पर आधारित जो कल आने की संभावना है, ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं का संभावना रहेगा कल आने का, ठीक है। और हर प्रश्न में 4 विकल्प रहेगा। आप लोग पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद हम आंसर भी बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ये इम्पोर्टेंट सवाल है, हर बार आता है। सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था, ठीक है। मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। आप लोग दोनों साथ में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उत्तर बी सही है, ठीक है। मोहनजोदड़ो क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के अनुकूल क्षेत्रफल की सबसे बड़ा नगर था। और सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो चित्रात्मक लिपि थी। यह चित्रलिपि थी, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। चित्र मतलब चित्रात्मक मतलब जानते हैं आप लोग। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। क्या लिखा है इसमें? कब लड़ा? तो ये 2000। इसमें केवल इतना ही पूछा है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा। तो ये 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व यानी 261 ईस्वी पहले, ठीक है। ईसा और ईस्वी में थोड़ा अंतर हो सकता है, आप लोग देख लेना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक ग्राम में। लुम्बिनी नेपाल बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, नेपाल में। महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ एवं त्रिशला। जैन ग्रंथ के अनुसार यही सही है। कुल मिला के जैन ग्रंथ के अनुसार इसे ही शुद्ध माना गया है। हो सकता है कई लोग कई अलग अलग विचार देते हो, तो सिद्धार्थ और त्रिशला सही, ठीक है। माता पिता का नाम किसके? महावीर स्वामी के। सिद्धार्थ के माता पिता का नाम आप लोग बताएंगे। सिद्धार्थ एवं त्रिशला तो है, लेकिन सिद्धार्थ के माता पिता का नाम आप लोग सर्च करेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी, यानी महावीर स्वामी के दादा का नाम, लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत में प्रवाह की दृष्टि से गंगा सबसे लंबी नदी है। थार मरुस्थल किस राज्य में? राजस्थान, ठीक है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में हो सकता है। राजस्थान में, इसका मतलब कि थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में है, इसका मतलब ये कहीं अलग भी जा सकता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सी, कंचनजंगा नंदा पर्वत, सच माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत का पूछेगा तो कंचनजंगा, विश्व का पूछेगा तो कुछ और है, देख लेना आप लोग। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजनीति से सवाल। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को लागू होता, 26 नवंबर 1949 को बना था। इतना आप लोग याद रखेंगे। संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है। संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय को ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करता है? संविधान की व्याख्या करता है। अर्थव्यवस्था से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। देश की मीट्रिक नीति बनाता है। योजना आयोग को किससे बदला गया? नीति आयोग, 2015 में नीति आयोग बना। सामान्य विज्ञान। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? रीढ़ की। फीमर की जांघ की हड्डी जिसे सबसे लंबी और मजबूत कहते हैं। रीढ़ की नहीं, फीमर होती है।
लाल का रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। ओ हॉकी यार, आधिकारिक उत्तर हॉकी है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। आपको यदि आंसर देना होगा तो रोक के, मतलब क्या टाइम बचा नहीं तो ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग, और कुछ नहीं कर सकते इसके जानने। भारत का राष्ट्र टेस्ट वगैरह देना हो तो अलग देंगे, इसमें टेस्ट नहीं दे सकते क्योंकि मैं ये टेस्ट वाला क्वेश्चन होता तो ऐसे ढक लेता, फिर आप हल करते। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है। इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? आर डी बनर्जी। 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज। ये भी इम्पोर्टेंट है। कारण तो ये लिखा है लेकिन ये मेरे ख्याल से राखा राखाल दास बनर्जी ने 3 चीज़ों की खोज की। बनर्जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता प्लस में, 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस आकार का था? आयताकार। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती। कारण आप लोग रोग के समझ लेंगे, कारण में नहीं पढ़ूंगा, इसमें पता नहीं क्या दिया है कारण। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस आकार का था? तो आयताकार। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो आयताकार था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? लोथल। यहाँ गोदी मिली। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। 24वां तीर्थकर तो महावीर थे, लेकिन ये सब भी उनके तीर्थकर ही होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। कलिंग युद्ध किस शासक ने लड़ा? अशोक ने। अशोक ने इसके शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिडेस ने। हरिशेठ ने। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। अलबरूनी भारत कब आया? महमूद गजनबी के साथ। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। ये सब इम्पोर्टेंट है। और सुनिए, ये ऐसे हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्योंकि ये बार बार पूछता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अलबरूनी भारत कब आया था? तो महमूद गजनबी के साथ भारत में पहला, 2-3 बार वीडियो देखेंगे आप लोग, रट जाएगा। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, मुस्लिम है कासिम नाम। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना मजबूत करने के लिए, ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक।
जितने संस्थापक हैं, लोधी वंश के बहलोल लोधी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, वह गोपाल वंश के गोपाल, ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग अलग से ये सर्च करके देख लेना। तांबे की मुद्रा किसने चलाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, तुगलक ने ही तांबे की मुद्रा चलाई, तुगलक वंश के संस्थापक ने ही तांबे की मुद्रा चलाई, यानी तुगलक में ही, तुगलक वंश में तांबे की मुद्रा चलती थी, ऐसा कह सकते हैं आप। मुगल साम्राज्य का संस्थापक। तो आप लोग हल कीजिए। बाबर पानी की पथ की पहली लड़ाई कब हुई? आप लोग हल कीजिए। 1526 दूसरी, 1556 तीसरी, 1761, तीनों लिखा है लाइन से, 26, 56, 61, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। अकबर के नवरत्नों में कौन था? नहीं था, तुलसीदास। अकबर के नवरत्न का नाम याद करने का ट्रिक हमने दिया है आपको। मोहित अब आम टाफी पसंद करता है, पसंद करता है साइलेंट रहेगा। मोहित अब आम टाफी में सारे नवरत्न आ गए, ठीक है। आप लोग क्लास देख लेना, मेरे चैनल पर पड़ा है, सर्च करेंगे ओल्ड क्लास तो सबसे पहले आएगा। तानसेन, बीरबल, अबुल फजल ये अकबर के नवरत्न में थे, जबकि तुलसीदास नहीं थे। उसके बाद ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया भाई? शाहजहां ने। अकबर ने क्या किया फिर? बाबर ने क्या किया? जहांगीर ने क्या किया? सबके बारे में पढ़ना जरूरी है। आप लोग सर्च करेंगे लाल किला किसने बनवाया? वैसे जहांगीर ने तो ताजमहल बनवाया ही, वो शाहजहां ने। शाहजहां ने क्यों ताजमहल बनवाया? अपनी मुमताज महल की याद में, ठीक है। औरंगजेब का पूरा नाम? आलमगीर। औरंगजेब कौन था? ये आप लोग सर्च करेंगे पहले गूगल पे जाके, आलमगीर पूरा नाम, ठीक है। पूरा नाम या कहें पुराना नाम औरंगजेब का। 57 की क्रांति की शुरुआत, अति इम्पोर्टेंट सवाल ये, तो एक चैनल पे मैं पढ़ाता रहता हूँ, शॉर्ट में देखेंगे आप लोग तो पढ़े हैं इसका ये क्वेश्चन। 57 की क्रांति से पूरा डिटेल पढ़ा है। कौन ये इम्पोर्टेंट है जी, कहाँ से शुरुआत हुआ और कहाँ कहाँ इसका केंद्र है। शुरुआत तो मेरठ से हुआ, लेकिन ये सारे केंद्र हैं 57 की क्रांति के। दिल्ली, मेरठ, कानपुर, झांसी, ये सब केंद्र हैं। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि क्रांति के केंद्र कौन से नहीं है इसमें से, तो ऐसे ऑप्शन देगा आपको। और हर केंद्र का कोई ना कोई नेता है, ये भी इम्पोर्टेंट। 57 की क्रांति में झांसी की रानी किसका नेतृत्व करती थी? और इसमें डायरेक्ट लिखा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसमें ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये झांसी की रानी कहाँ की? झांसी का नेतृत्व करती थी और कहीं और का करती थी, कानपुर का नहीं करती। कानपुर का कोई दूसरा करता था, सर्च करेंगे आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 85 में, वो भी 1800। और 1985 में कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भारत आज़ाद के बाद कोई स्थापना कांग्रेस की नहीं हुई है ना राष्ट्रीय। उसके पहले ही हम लोग दल बनाया करते थे 1885 में, ठीक है। 19 के अंतर्गत ज़्यादातर आज़ादी के बाद वाला काम होगा, जैसे संविधान से रिलेटेड। कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए वो ह्यूम ने। ये इम्पोर्टेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे हु बहू, PYQ बेस है, ये बार बार पूछा जाता है। कांग्रेस की स्थापना ए वो ह्यूम। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, ठीक है। और जब हम लोग आज़ाद हुए तो हम लोगों ने वहाँ बंगाल को जोड़ दिया 1947 के बाद, और जोड़ने के बाद उसको एक में, अच्छा बंगाल, वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल और मेरे ख्याल से बांग्लादेश जो है ये एक में था। यही सब मामला है, बाकी बंगाल का विभाजन याद रखेंगे आप लोग। 1905। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? यानी आज़ादी के पहले ही विभाजन विभाजन वाला क्वेश्चन रहेगा, 1947 से पहले वाला। तो इसमें ऑप्शन तो कई हैं, तो रटना ज़्यादा सही है 1905, ठीक है।
स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? ये पहुंचा हुआ सवाल है भाई। बंगाल विभाजन इम्पोर्टेंट है, हल्की में मत लेना। 1905 रट लेंगे ऐसे कि अंगबिंदी से 5 याद करेंगे और कुछ नहीं। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905। ये भी अंगबिंदी से 5 याद करेंगे। 1905 में बहुत कुछ हो चुका है। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, यानी बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन 1905 में ही ये सब हुआ है। गांधी जी भारत कब लौटे? तो 1915। गांधी जी लौटने हैं 1915 में भारत दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद ही रॉलेट एक्ट 1919 में लगाया है। यानी गांधी जी लौटे हैं, उसके बाद ही जो कुछ हुआ है, उन दांडी मार्च यात्रा वगैरह, वो 1915 के बाद हुआ है। तो 1915 डेट इम्पोर्टेंट। असहयोग आंदोलन कब हुआ? यह देखिए 1915 के बाद, यानी 5 साल बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किया 1920 में। दांडी मार्च देखिए 1930 में हुआ, 5 साल बाद। 1915 में आने के बाद 15 दूना 30, 15 साल बाद उन्होंने क्या किया? दांडी मार्च निकाल दिया। और 5 साल बाद क्या किया? असहयोग आंदोलन कर दिया। असहयोग किया। असहयोग आंदोलन क्या होता है? यानी किसी ने जब सहयोग नहीं किया तो उन्होंने क्या किया? डंडा दिखाना शुरू किया। ये ट्रिक है और मज़ेदार भी है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942। यानी जब डंडा दिखाने पर भी नहीं माने 1930 में, तो 1942 में गांधी जी ने क्या किया कि भारत छोड़ भोसड़ी वाली ऐसा किया। ठीक है, तो भारत छोड़ किया। ठीक है, 1942। 1942 इम्पोर्टेंट। कितने साल बाद लौटने के? यानी 15 दूना 30, 10 40, 15 और 10 25 और 2 42, 25 2 27। लौटने के 27 साल बाद उन्होंने क्या किया कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। यानी अंग्रेजों को भगाने लगे। यदि नहीं भागोगे तो दांडी मार्च हम लोग ने पहले ही इकट्ठा कर लिया, यानी डंडा वाले लोगों को पहले ही कर लिया इकट्ठा 1930 में ही। और असहयोग तो 1920 में हमने किया ही था, और डंडा वालों को पहले ही इकट्ठा कर लिए। अब नहीं छोड़ोगे यदि भारत तो मारेंगे तुरंत, क्योंकि हमारे पास कई सारे डंडा वाले लोग हो चुके हैं। ये ट्रिक ही नहीं, ये इल्यूजन है, आप लोग समझे, जुगाड़ है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। ये कौन नहीं जानेगा, जानता होगा मेरा। भूगोल से क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल आधार पर कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा। गंगा भारत में सबसे लंबी नदी 100 लगभग 200 किलोमीटर वगैरह कुछ नहीं पूछेगा यार, कहाँ एग्जाम में सीजीएल का तो है नहीं। भारत की सबसे लंबी नदी पूर्ण लंबाई के अनुसार कौन सी है? सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी है, और सबसे लंबी नदी भारत में प्रवाह के अनुसार गंगा है, पूर्ण लंबाई के अनुसार ब्रह्मपुत्र। यानी गंगा का जो प्रवाह है वो केवल भारत के अंदर ही है, अंतर्गत अंदर ही में है, बॉर्डर के अंदर। और ये भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र को क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई सबसे अधिक है। यानी ये भारत से बाहर भी बहती होगी, बहती है, बहती होगी नहीं। भारत से बाहर का मतलब भारत से बाहर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? और कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं लोग, ये नहीं पूछते कि भारत में प्रवाह के अनुसार। यदि ये ना लगाएं तो आप ब्रह्मपुत्र करना, और यदि ये भारत में प्रवाह के अनुसार कहते तो गंगा करना। और ऑप्शन से क्या मतलब? ऑप्शन तो बझाने के लिए दोनों देंगे, और ये एक ही देंगे तो कोई बात ही नहीं। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई सबसे अधिक है, गंगा नदी से भी अधिक है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा? गंगोत्री इम्पोर्टेंट है। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ? यमुनोत्री। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इम्पोर्टेंट है।
गंगोत्री, यमुनोत्री और क्या रिलेटेड। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर। नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं, और हिंद महासागर में भी कुछ नदियां हो सकती हैं गिरती हो, बाकी पढ़ा तो हमने नहीं है भी, और हो सकता है गिरती हो। तो ज़्यादातर तो अरब सागर ही है। तो नर्मदा को याद रखेंगे, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होने के कारण ये अरब सागर में गिरती है। अरब सागर जो है पश्चिम की ओर ही है आपका। देख लेंगे किधर है नक्शा में। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हाँ पश्चिम ही होगा या पूरब हो सकता है। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? इसको देख लेंगे, अरब सागर किस दिशा, बाकी पश्चिम। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर। ये इम्पोर्टेंट है नर्मदा नदी वाला, बार बार पूछता है रेलवे। तो ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम। ताप्ती भी पश्चिमी वाहिनी नदी, और पश्चिम होने के कारण ये हो सकता है कि अरब सागर में गिरती हो। भारत की सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीप किसे कहते हैं भाई? जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, और उसको द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप जो होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हो। तो भारत क्या है? भारत एक प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि ये तीनों ओर से जल से घिरा है। एक तरफ उत्तर की दिशा में जल से नहीं घिरा है, बाकी तीनों दिशा में जल से घिरा है। लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप जो है क्या है? ये द्वीप है एक, क्योंकि ये चारों तरफ से जल से घिरा है। ये सब तो भाई केजी वाला सवाल बता दिया है, जिसे कोई ना जानता हो। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय नदी का मतलब आप लोग जान गए होंगे, जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, एक तरफ से जल से नहीं घिरा है। गोदावरी जी तीनों ओर से जल से घिरा है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसे क्या कहते हैं? दक्षिण का गंगा। हो सकता है भारत की दक्षिणी में कहीं गिरती हो, देख लेंगे। भारत थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, यानी 49-50 सही तो है। कर्क रेखा भारत की किस राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए भाई, जो चीज़ आप लोग ना जानते होंगे वो सर्च कर लेना, बाकी मैं ऐसे चलूँगा, आप रुकूंगा नहीं, टाइम बहुत हो गया है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा नंदा पर्वत। हिमालय पर्वत किस पर्वत का प्रकार है? वलित पर्वत। हिमालय पर्वत किस पर्वत का प्रकार है? तो वलित। प्लेटों के टकराव से वलित पर्वत बने हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्र। तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन पठार। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन पठार है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो लाल मिट्टी में सभी चीज़ों की कमी होती है। नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, सभी चीज़ों की लाल मिट्टी में पोषक तत्वों में गरीबी होती है। लाल मिट्टी पोषक तत्वों में गरीब होती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का क्या है डेल्टा सबसे बड़ा? गंगा ब्रह्मपुत्र है, और सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र और सुंदरवन। विश्व और भारत में कभी ज़्यादातर में मैंने कभी एक ही चीज़ को भारत और विश्व में नहीं देखा है। कोई ऐसा चीज़ बताइए आप लोग कमेंट में, जो भारत में भी सबसे बड़ा हो और विश्व में भी सबसे बड़ा हो। एक दो चीज़ें बताइए तो मैं जानूँ। बाकी ये हमेशा याद रखना कि गंगा जो भारत में बड़ा होगा वो विश्व में कभी नहीं बड़ा होगा, लगभग।
ये हमेशा याद रखना। इसलिए भारत का पूछे तो अलग लगाना, विश्व का पूछे तो अलग लगाना। आपने पढ़ा सुंदरबन डेल्टा तो ये विश्व का सबसे बड़ा, गंगा ब्रह्मपुत्र तो गंगा रिलेटेड है, भारत से है, ठीक है। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। सुंदरबन डेल्टा बंगाल में है। हाँ, बंगाल का विभाजन हमने कहा था, तो सुंदरबन वो बंगाल का विभाजन जो है, कुछ भाग बंगाल पश्चिम बंगाल का बंगाल में चला गया है, बांग्लादेश में, तो वही बंगाल का विभाजन उसे हो सकता है। बाकी आप लोग देखते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? गुजरात। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात का है। गुजरात का समुद्र तट सबसे लंबा है। भारत के कितने समुद्र तट हैं? 3। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया? अरबी। अरबी शब्द मौसम में से मानसून, मौसम से मानसून, ठीक है। अरबी शब्द मौसम से मानसून लिया गया। भारत में वर्षा का मुख्य कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून, 75% वर्षा मानसून से होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासीराम, मेघालय। विश्व में सर्वाधिक मासीराम होता है, ठीक है, विश्व में। हाँ, एक चीज़ आ गया, ये भारत में है, जो मानसीराम है ये भारत में भी है, भारत में ही है, में भी नहीं, मेघालय में स्थित है। ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। चलो, एक चीज़ तो हमारे भारत में मिल गया, जो सबसे वर्षा तो करा सकता है अपना भारत सबसे ज़्यादा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान थार मरुस्थल, सबसे कम जो है मरुस्थल में होता है। भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील सी कौन है? भारत का सबसे बड़ा खारा झील कौन सी? चिल्का झील। चिल्का एशिया की सबसे बड़ी लैंगूर झील है। चलो, बहुत अच्छा। एक चीज़ और भी मिल गया हम लोगों को, चिल्का झील जो है भारत का भी और एशिया की, हो सकता है एशिया से बाहर जाएंगे आप, विश्व की तो नहीं, एशिया की झील सबसे बड़ी मानी जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी झील होगा तो वो कोई और ही होगा, इंटरनेट पर आप लोग सर्च करेंगे। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी लैंगूर झील है, ठीक है। लैंगूर मतलब लैंगूर, चिल्का झील। बुलर झील कहाँ स्थित है? मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है बुलर झील, फ्रेश वाटर लेक। लोकटक झील किस राज्य में? मणिपुर। तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे? 66 पे। भारत का सबसे बड़ा खारा झील कौन सा है? तो चिल्का झील। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी लैंगूर झील भी है, ठीक है। लैंगूर कहें या खारा झील कहें, एक ही चीज़ है, लैंगूर झील, ठीक है। बुलर झील कहाँ स्थित है? तो बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर, मीठे पानी की झील कहते हैं इसे। भारत का सबसे, देखिए, लंगूर झील और खारा झील एक ही चीज़ है, आप लोग सर्च कर लेना, बात नहीं मान रहे थे। भारत का सबसे बड़ा खारा झील कौन सी है? चिल्का झील इसी की सबसे बड़ी लैगून झील है यार, लैगून लिखा है, लैगून। बुलर झील कहाँ है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील जम्मू कश्मीर। बुलर झील यानी सबसे मीठा पानी, जम्मू कश्मीर जब जाएंगे आप लोग तो वहाँ मीठा पानी जरूर मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? फिर आ गया वही चीज़, बुलर झील, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक, बुलर झील फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक का क्या मतलब है? झील, फ्रेश वाटर मतलब सबसे स्वच्छ पानी उसमें रहता है बुलर झील में। स्वच्छ रहेगा तब भी तो सबसे मीठा पानी रहेगा, तभी तो पीने लायक रहेगा।
बुलर झील इम्पोर्टेंट है। लोकटन झील किस राज्य में है? लोकटन झील मणिपुर में, ठीक है। लोकटन झील मणिपुर। यहाँ तैरते द्वीप फुमदी पाए जाते हैं। लोकटन झील में क्या होता है? पहले तो किस राज्य में है यह देखना है, मणिपुर में। और यहाँ तैरते द्वीप यानी फुमदी पाए जाते हैं। द्वीप का मतलब आप लोग जानते होंगे, पहले ही बता दिया। तैरते द्वीप पाए जाते हैं मणिपुर में। लोकटन झील किस राज्य में है? तो मणिपुर। भारत का सबसे बड़ा बड़ा द्वीप कौन सा है? आप लोग पहले हल कीजिए। अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है। नदी द्वीप अलग होता है, द्वीप अलग होता है। ये स्पेशल नदी द्वीप है। देखें आप लोग जीएस में कितना घुमाता है क्वेश्चन। द्वीप तो अलग, एक घंटा हो गया भाई। अब ये नदी द्वीप अलग पूछ रहा है। माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप आप लोग बताएंगे कौन सा है? ये तो भाई माजुली द्वीप नदी द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मेरे ख्याल से ग्रीनलैंड होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 कहाँ से कहाँ तक है? पहले क्या था? NH 7। अब क्या है? NH 44। कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है। NH 44 सबसे लंबा हाईवे है। इसी का नाम पहले क्या था? NH 7 था। अब क्या हो गया? NH 44, श्रीनगर से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पहले क्या था जानते हैं आप लोग? यही चीज था। पहले भी श्रीनगर से कन्याकुमारी था, केवल नाम चेंज था। NH 7 था, अब उसी का नाम NH 7 का नाम NH 44 हो गया। भारत का मानस समय किस स्थान से लिया जाता है? कोलकाता नहीं, मिर्जापुर से, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल। 82.5 पूर्वी देशांतर से। भारत कितने समय क्षेत्र में बटा? 2 ही बार बटा है, नहीं 1 बार यार। भारत और पाकिस्तान, पूरे भारत में एक ही IST लागू है, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल। सूर्य सबसे पहले यही उगता है। अरुणाचल प्रदेश में भी एक जगह है, वहाँ सूर्य उगता है। कभी कभी बहुत गहरा पूछना होता है तो अरुणाचल प्रदेश का वह स्थान पूछता है। वैसे तो मोटा मोटा ही हो गया। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। सबसे दक्षिणी बिंदु, ये है इम्पोर्टेंट सवाल पे। दक्षिणी बिंदु इसी प्रकार पूछेगा, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु। तो अरुणाचल प्रदेश में जो बिंदु होगा उसे ढूंढेंगे। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है आप लोग बताएं पहले? कन्याकुमारी पॉइंट, ये कन्याकुमारी है सबसे दक्षिणी बिंदु। स्थलीय कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। दक्षिणी बिंदु भी तमिलनाडु है। कन्याकुमारी ऑप्शन में नहीं होता तो तमिलनाडु सही रहेगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट, निकोबार में। अंडमान या निकोबार होता, लेकिन केवल निकोबार सही है। अंडमान अलग चीज़ है, निकोबार अलग चीज़ है तो एक ही द्वीप में नाम। जैसे उत्तर प्रदेश है तो गोंडा अलग है और बहराइच अलग है, इसी प्रकार अंडमान एंड निकोबार का नाम तो एक में है, लेकिन भाग अलग अलग है। तो ऑप्शन दोनों है इसमें। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? निकोबार सही रहेगा, ना कि अंडमान। और एक क्वेश्चन अंडमान का आया था, वो केवल अंडमान सही रहेगा, ना कि अंडमान का। कौन सा क्वेश्चन था आप लोग बताएं? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान में स्थित है, ना कि निकोबार में, ठीक है। कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान, निकोबार नहीं कहेंगे, केवल अंडमान कहेंगे।
अंडमान और निकोबार को एक में मिला लेंगे यदि, तो द्वीप बनेगा ही नहीं। क्या समझे? क्योंकि कहीं ना कहीं स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है भारत से अंडमान निकोबार की। कितने समय क्षेत्र में बटा एक हो गया? भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में? मध्य प्रदेश। और हाल ही में वन संरक्षण लगाया गया है मध्य प्रदेश में। और हाल ही में बाघ का सिस्टम जो है, सबसे ज़्यादा बाघ मारे गए हैं हाल ही में, रिकॉर्ड हुआ है मध्य प्रदेश में। मारे क्या गए हैं, मर गए हैं, ठीक है, हो सकता है मारे गए हैं। कुल मिला के रिकॉर्ड हुआ है मध्य प्रदेश में। एमपी में सबसे अधिक वन है, ठीक है, इसी कारण सबसे अधिक बाघ थे। और सबसे अधिक बाघ कम हुए हैं मध्य प्रदेश में हाल ही में, ऐसा क्वेश्चन आता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन नहीं जानता है भाई? उत्तर प्रदेश हो गया। पॉलिटी के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। संविधान कब लागू हुआ? 1950 में 26 जनवरी, जबकि बना था 26 नवंबर 1949 में। भारत इसी दिन गणराज्य बना, ठीक है, ना कि 26 नवंबर 1949। गणतंत्रता दिवस के दिन ही गणराज्य बना। और गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणों का राज्य, यानी हम लोगों का राज्य। प्रधानमंत्री तो अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहा है, जबकि शासन हम लोगों का है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दें। गणराज्य का अर्थ भी निकाला करें, जैसे कोई शब्द लिखा है तो उसका गहराई से समझना चाहिए। भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया? ऊपर बता चुके। संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर को अंकित किया। संविधान की प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। संविधान सभा की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? क्या कहा गया? आप लोग खुद सोच के बताइए। गणराज्य तो कहा ही गया, धर्मनिरपेक्ष भी कहा गया, समाजवादी भी कहा गया, तो तीनों सही। 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, ठीक है। 42वां संविधान, दो चीज बाद में जुड़ा है। कब? 42वां संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया। संविधान कितनी बार संशोधित हुआ है जानते हैं आप लोग? लगभग 50-60, देख लेना। पहले 360 था अनुच्छेद, अब 470 है। अब इसी में अंदाजा लगा लीजिए कितनी बार जुड़ा संशोधित हुआ। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा? तो जनक हैं जो, वो हैं आपके भीमराव अम्बेडकर। और अस्थाई और अस्थाई अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर में नहीं लिखा जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अध्यक्ष नहीं है, भीमराव अम्बेडकर केवल पैदा किए हैं, यानी जनक हुए हैं, ठीक है। इनको हम लोग अस्थाई या अस्थाई अध्यक्ष के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ये केवल प्रस्तावना दिए थे, यानी कि संविधान की निर्माण किए थे। और अस्थाई अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर, सर्च कर लेना आप लोग। अगला है लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है। जहाँ तैरते द्वीप फुमदी पाए जाते हैं। मणिपुर में क्या पाए जाते हैं? फुमदी। तैरते द्वीप को क्या कहते हैं? फुमदी। फुमदी को आप ऐसे याद रखेंगे, कवक जो होता नहीं है, कवक, कुकुरमुत्ता हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसे। तो तैरते द्वीप उसी को कहते हैं। ट्रिक है बाकी याद करने का।
तो लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। यहाँ तैरते द्वीप हुमदी पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। निकोबार नहीं लगाएंगे, यहाँ अंडमान ही सही रहेगा। अब माजुली द्वीप किस नदी पर है? माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH7 पहले था, इसे 44 कर दिया गया। यह कहाँ से है? तो ये सबसे लंबा मार्ग भी जो है आंसर श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी पहले था, अब ये क्या हो गया है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH7 था जब तो वाराणसी से कन्याकुमारी था, और NH44 हो गया तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH44 सबसे लंबा हाईवे है, ठीक है, नेशनल हाईवे। भारत का सबसे मानक समय किस स्थान से लिया जाता है? तो मानक समय जो है कोलकाता से, कोलकाता में कोई है मिर्ज़ापुर से लिया जाता है। तो मानक समय जो है मिर्ज़ापुर से लिया जाता है। ये कहाँ किस राज्य में है आप लोग देख लेना, कंफर्म नहीं है कि कोलकाता ही है। तो भारत का मानक समय किस स्थान से लिया जाता है? तो मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर रीजन देखे लीजिए क्या है इसका, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के कारण ही मानक समय निर्धारित किया गया है। मिर्ज़ापुर किस देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में है, और ये 82.5 डिग्री अक्षांश पर झुका हुआ है, ठीक है। भारत कितने समय क्षेत्रों में बटा है? तो 2 समय, एक बार, मतलब कुल मिला के एक बार भारत और पाकिस्तान 2 ही भाग बटे हैं भारत से। भारत पूरे भारत में एक ही IST लागू है, ठीक है। क्षेत्रों में जब जितने समय बटेगा उतने ही IST लागू होगा। रीजन है इसका। रीजन आप लोग पढ़ते रहेंगे, हम टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए हम रीजन नहीं पढ़ेंगे। रीजन पढ़ना है तो आप लोग खुद पढ़िए। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य? तो गुजरात। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थलीय? दक्षिणी बिंदु क्या है? तमिलनाडु है, लेकिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, तो कन्याकुमारी। भाई इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार में है। C ऑप्शन सही रहेगा, निकोबार। इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणी द्वीपीय समूह है, स्थलीय नहीं है पर द्वीपीय है। पानी के बाद जो द्वीप है निकोबार, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। सब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु समुद्री है। समुद्री जब नाम लेगा तभी लगाएंगे, वरना कन्याकुमारी सही है या तमिलनाडु सही है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, क्षेत्रफल के अनुसार MP में। भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। ग्राफी यानी जियोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे या पॉलिटी, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? क्या सी क्वेश्चन है। तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, बनाकर ऑप्शन ये वाले में, ठीक है। इसी दिन भारत गणराज्य बना। गणराज्य का क्या मतलब है? गणराज्य का मतलब लोकतंत्र, यानी कि लोगों का तंत्र या गणों का तंत्र। हम लोगों का राज्य है, ठीक है। यहाँ किसी एक का राज्य नहीं है, सबका राज्य है। भारतीय संविधान को अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, यही दोनों ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी तो इसमें कई क्वेश्चन है। प्रस्तावना कब आया, कब पारित हुआ, कब जवाहरलाल नेहरू ने उसे लिखा, कब अम्बेडकर ने कहा, कुछ ऐसे कई प्रश्न बनते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उपरोक्त सभी नहीं रहेगा। हाँ, उपरोक्त सभी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य का एक ही अर्थ होता है कि धर्मनिरपेक्ष।
गणराज्य, समाजवादी, ठीक है, तीनों एक ही चीज़ हैं और ये तीनों हमारे भारतीय संविधान के मूल हैं। तीन ही नहीं, इसमें आप और जोड़ सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र जोड़ सकते हैं। पहले 6वें संशोधन से समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, ठीक है। पहले 6वां संशोधन वाला याद, यूपीएससी की तैयारी करना हो तो आल संशोधन पहले याद कीजिए आप। जितने संशोधन हैं A to Z लगभग पहले 300 कितने थे, 360 थे, 470 हो गए हैं, तो इसी में घटा दीजिए तो इतने संशोधन हुए कुल मिला के। संशोधन याद करना जरूरी है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, यही से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं संशोधन से। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर ने उत्पन्न किया था इसे। लागू करने में भीमराव अंबेडकर का हाथ ज़्यादा नहीं है, बाकी संविधान मौजूदा समिति के अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर के थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबेडकर जी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। यहाँ अस्थाई अध्यक्ष की बात की गई है। जब अस्थाई और अस्थाई ना कहा जाए तो यहाँ अस्थाई हम लोग मान लेंगे। तो अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। शायद नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, क्योंकि ये भारतीय संविधान के जनक जो है भीमराव अम्बेडकर जनक, केवल इन्होंने प्रस्तावना दिया और वो जनक मतलब पिता कहलाए, बाकी इसके बाद कुछ नहीं, उनका नाम कहीं नहीं आएगा। अध्यक्ष में राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष में आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आएंगे। संविधान सभा की मौजूदा अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष, मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष थे, या कहें प्रस्तावना पारित किए, या कहें कि जनक थे, या कहें पिता, कुछ भी कह सकते हैं। तो अंबेडकर जी आएंगे। भारत संविधान कितने भागों में विभाजित है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 26 भाग। वर्तमान में भारतीय संविधान 26 भाग में है। पहले कितने में था, पहले शायद 22 था। चेक करना एक बार, इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लेना आप लोग, AI में गलतियाँ हो सकती हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस भाग में, भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6। पहले 7 थी, अब 6। पहले 7 थे, अब 6 हैं। संपत्ति अधिकार हटा दिया गया। ये तो यार बहुत गलत किए हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिए हैं। पूरी तरह से नहीं हटा है, ये इस प्रकार से हटा है कि आपके पास ज़्यादा संपत्ति है यदि, सरकार उसे लेगी नहीं, बल्कि यदि कहीं दुर्घटना हुआ या कोई समस्या हुआ आपत्तिजनक में, केवल वह तुमसे उधार रूप में ले लेगी, साधारण ब्याज पर या चक्रवृद्धि ब्याज पर, आप जैसा देना चाहें, उधारी रूप में सरकार आपसे ले सकती है। वो बिना पूछे ले सकती है, आपको देना नहीं पड़ेगा, और आप ब्याज चाहे जैसा लगाएं, ये आपकी मर्जी, बाकी उधार ले सकती है। इसलिए संपत्ति का अधिकार हटाया गया है, लेकिन पूरी तरह नहीं हटाया गया। फिर भी इसे मौलिक अधिकारों में नहीं रखा जाएगा, ना मूल अधिकारों में रखा जाएगा, ठीक है। आप 6 ही माना जाएगा। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 21A में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार 21A। संविधान का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्चतम न्यायालय होता है, उससे पहले होता है उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के पास सारी शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति से ऊपर जो है शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति की एक अलग ही शक्ति होती है। राष्ट्रपति एक अलग, जैसे लोकसभा और राज्यसभा से अलग राष्ट्रपति का विभाग है। नीति निदेशक तत्व किस भाग में है, नीति निदेशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से। जो भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है, नीति निदेशक का क्या मतलब हुआ, नीति चाणक्य नीति जैसे होता है ना,
रटेंगे ऐसे। चाणक्य नीति होता है उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, ये सब इम्पोर्टेंट। तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, ठीक है। हमारे संविधान में कुछ नहीं था। भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया, प्रस्तावना दे दिया, बस जितने समिति के अध्यक्ष थे ये लोग अपने अपने मत से हर देश से लेकर आए, सारा जोड़ते जोड़ते और गणतंत्र बना दिए, ठीक है। तो ये ना हमारे संविधान में कोई लिखा गया, ना अपने ओर से कुछ ज़्यादातर चीज़ें दूसरों से चुरा कर लिया गया, और सबसे बेस्ट संविधान अपने यहाँ का है। आप हर किसी भी देश से मिलाएंगे तो सबसे बेस्ट संविधान अपने यहाँ का पाएंगे, क्योंकि यहाँ गणतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, हर एक का अधिकार है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11। मौलिक कर्तव्य और मूल एक क्या था, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, 6 क्या था। मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार में इतना अंतर है कि मौलिक अधिकार जो है आपका 6 ही है, जबकि मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्य का मतलब संविधान से जुड़े तुम्हारे कर्तव्य क्या है, जैसे उससे राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय तिरंगे का ये कर्तव्य है आपका। और मौलिक धर्म क्या है, ऊपर क्या था, मौलिक संख्या। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कि मेरा ही रहेगा, मेरे से अलग नहीं होगा, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य संख्या 11। ये 86वें संशोधन से एक जोड़ा गया है, पहले 10 था मौलिक कर्तव्य, अब एक और जोड़ दिया गया है। 80 से 86वें संशोधन से एक जोड़ा। अब इसको आप लोग सर्च करेंगे कि 86वें संशोधन में क्या ऐसा चीज़ जोड़ा गया जो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत एक और बढ़ गया है। 11 हो गए हैं टोटल। भारत का राष्ट्रपति किससे के द्वारा चुना जाता है, तो निर्वाचन मंडल द्वारा। भारत राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है, तो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष मानी गई है, मानक है 35 ईयर रखा गया है। भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है, भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री होता है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से तो राष्ट्रपति ही शासन करता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, ठीक है। राष्ट्रपति का केवल सिग्नेचर होता है, कार्य जो है प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई, तो ये राष्ट्रपति ही करता है। और ये राष्ट्रपति कैसे करता है, लोकसभा चुनाव होता है जब, तो उसी के अनुसार कर देता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है मंत्रिपरिषद। तो भाई लोकसभा के प्रति हर एक लोग उत्तरदायी होंगे भाई, मंत्रिपरिषद ही नहीं, लोकसभा के अनुकूल ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये सब होंगे। और आज थोड़ा विराम लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा का जो होता है वो 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। राज्यसभा स्थायी सदन क्यों है, क्योंकि भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ठीक है। जबकि लोकसभा का कार्यभार कभी कभी राष्ट्रपति ले लेता है, भंग हो जाता है। अस्थायी सदन इसीलिए है क्योंकि ये भंग नहीं होती।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हमने अभी चर्चा भी किया था कि 6 वर्ष राज्यसभा और 5 वर्ष लोकसभा। राज्यसभा के कुल सदस्य कितने हो सकते हैं? राज्यसभा के कुल सदस्य जो है वो 245। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के अधिकतम सदस्य 552। राज्यसभा में सदस्य कम है जबकि लोकसभा में ज़्यादा है, 552 है, तो राज्यसभा में 245 है। तो लोकसभा का केंद्र एक होता है जबकि राज्यसभा का केंद्र हर राज्य में होता है, इसीलिए 245 552 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। 245 552 याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रपति कौन होता? पहला राष्ट्रपति आप लोग जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद। ट्रिक इसका हम लोग बनाए हैं, कभी लेंगे। रास जवाहिरी फोनिया में सारे राष्ट्रपति आ जाते हैं, और जलाई मचाई रविचंपी आए या टमाटू इसमें सारे प्रधानमंत्री आ जाते हैं। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री जलाई मचाई तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। सर्वोच्च का न्यायालय मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है? ठीक है, इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन भाग कहाँ से? तो अमेरिका से। हमने पहले भी चर्चा किया है कि सारी चीज़ें लगभग हर देश से लिया ही गया है, से कुछ नहीं बनाएगा, और सबसे बेस्ट संविधान अपने यहाँ का है। अब भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से कई चीज़ें ली गई हैं, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। आप लोग बताएंगे ब्रिटेन से क्या लिया गया कमेंट में। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु, इसका क्या मतलब है? सेना से निवृत्ति का मतलब शायद पद से वंचित होना, पद से हटना। आयु क्या है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय में 62 वर्ष है, हमारे गवर्नमेंट सरकार में 60 वर्ष है। 60 वर्ष में निवृत्ति हो जाती है सेवा से, ठीक है। उच्च न्यायालय में 62 है और सर्वोच्च न्यायालय में पता नहीं क्या है, 62 से ज़्यादा हो सकता है उसमें, अभी तो कंफर्म नहीं है, देख लेना आप लोग। तो 2 वर्ष ज़्यादा हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति, देखिए एक क्वेश्चन हमारे मन में जो आता है वो नीचे AI दे देता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ तो उच्च न्यायालय था ना, सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ भी 65 हमने कहा था, थोड़ा बढ़ा के होगा शायद, तो सही है। 60 62 65 याद रखेंगे। यहाँ 3 वर्ष और ज़्यादा उच्च न्यायालय से, और टोटल 5 वर्ष ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट सरकार से। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति तो 65 वर्ष है, और हमारे प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति कितनी होगी? हो शायद हमें लगता है 60 ही होनी चाहिए, आप लोग सर्च एक बार से। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हरिलाल जे काड़िया, हरिलाल जे काड़िया पहला मुख्य न्यायाधीश, इम्पोर्टेंट। भारत का संघीय ढांचा किस पर आधारित है? संघीय ढांचा ब्रिटेन पर आधारित नहीं है, कनाडा पर आधारित है। ब्रिटेन से शायद वो लिया गया है, एक तंत्रात्मक कुछ लिया गया है जरूर, ब्रिटेन से मौलिक कर्तव्य लिया गया है शायद, देख लेना आप लोग। भारत का संघीय ढांचा किस पर आधारित है? तो कनाडा पे। भारत आपातकालीन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सभी यहाँ पे आपातकालीन अनुच्छेद हैं, 52 56 60, 352 356 360, 52 से 56, 4 जोड़ेंगे, 4 फिर जोड़ेंगे तो 60, ठीक है, 4 का गुणज में है। 352 से
60 तक 4 के गुणज में है। ठीक है। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद, और आपातकाल वाला अनुच्छेद याद रखना जरूरी है कि इसमें कौन से हैं कौन से हैं कौन से हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपात को नहीं याद रखेंगे तो फिर क्या याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण लगाया जाता है, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह सभी। युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। यदि कोई सशस्त्र मतलब कोई तलवार वगैरह लेकर विद्रोह करने लगे तो यहाँ आपातकाल लग जाएगा तुरंत। बाहर से आक्रमण होने लगे तो भी आपातकाल, युद्ध होने लगे कहीं तो भी आपातकाल होगा जरूर। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। राष्ट्रपति शासन इम्पोर्टेंट है। 356 राष्ट्रपति शासन, ये आपातकाल के अंतर्गत आता है। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। 352 और 360 ये तीनों आपातकाल के अंतर्गत आते हैं। ये बी सी। और राष्ट्रपति शासन 356 या दूसरे नंबर वाला हम लोग वहाँ देखे थे। और पहले पर क्या है और तीसरे पर क्या है, 360 पर क्या है, आप लोग चेक करेंगे जरूर। हो सकता है आगे आए भी। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो या तो 52 होगा या तो 60 होगा। हम लोग 56 पढ़ चुके हैं तो 60 हो गया। 56 राष्ट्रपति, वित्तीय में वित्त सेवा, धन वाला। देखें वित्तीय में क्या वाला, और एक अभी बाकी है, एक 52 वाला आप लोग सर्च करेंगे। 52 शायद युद्ध वाला होगा, और क्या हो सकता है। राष्ट्रपति शासन 56 हो गया, वित्तीय हो गया 60, 300। और संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है, स्रोत कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, ये तो इम्पोर्टेंट है। अमेरिका से होगा शायद। प्रस्तावना की उदाहरण अमेरिका से ली गई है। लियो भीमराव अम्बेडकर ने जो प्रस्तावना लिखा हुआ अमेरिका से लिया गया। अब आप लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि हमने अपने मन से रखा है संविधान में। प्रस्तावना भी जब उसी से ले लिया गया है, दूसरे देश से, सब देशों से चुरा कर रखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर पॉलिटी कंप्लीट होता है आपका, इकोनॉमिक्स आएगा इसके बाद, अर्थव्यवस्था। और हम लोग थोड़ा विराम लेंगे।
यहाँ से हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था शुरू करेंगे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई। आरबीआई देश की मौद्रिक नीति नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति जो है आरबीआई ही नियंत्रित करता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1935। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1935 में स्थापना हुई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। आरबीआई में नोट जारी करने का अधिकार किसे है? तो आरबीआई को। भारत में नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई को है। रीजन इसका जानेंगे। आरबीआई को करेंसी जारी करने का एकाधिकार है। भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो महंगाई और ब्याज दर नियंत्रित करता है। आरबीआई जो है मौद्रिक नीति बनाता है, जबकि भारत का राजकोषीय नीति कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय। राजकोषीय की बात आएगी तो वित्त मंत्रालय और राज्यसभा से रिलेटेड। आरबीआई होगा लोकसभा से रिलेटेड। महंगाई ब्याज दर नियंत्रित आल्सो करता है। योजना आयोग को किससे बदला गया? तो नीति आयोग से योजना आयोग को बदला गया। 2015 में योजना आयोग समाप्त। योजना आयोग भारत की राजकोषीय नीति 127 योजना आयोग को किससे बदला गया? तो नीति आयोग से 2015 में बदला गया योजना आयोग को। नीति आयोग की स्थापना 2015 में ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त प्रधानमंत्री। नीति आयोग का जो है अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। पीएम इसके एक्स ऑफिशियो हैं। भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्रालय। भारत का वार्षिक बजट जो है वित्त मंत्रालय प्रस्तुत करता है। तो भारत का वार्षिक बजट जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करता है। संसद में जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करेगा इसे। भारत का बजट संसद के किस सदन में पहले पेश होता है? तो बजट जो है लोकसभा में पहले पेश होता है, जबकि राज्यसभा में बाद में होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में। धन के जितने विधेयक होते हैं सिस्टम सारा लोकसभा में होता है। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो आर.के. षणमुखम चेट्टी ने। आर.के. षणमुखम चेट्टी। चेट्टी से याद रखेंगे गड्डी, तो गड्डी का जो बजट जो है भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया भी ने षणमुखम चेट्टी ने। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो पहला बजट प्रस्तुत किया गया। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। सभी लोग जानते होंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है? सेवा क्षेत्र का जो है जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान है। भारत सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है। जितने सेवा होगा भारत में उतनी अर्थव्यवस्था अच्छी जाएगी। इसीलिए हम लोग मिलके भारत में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं। और हरित क्रांति भी सेवा क्षेत्र से रिलेटेड, इसीलिए हरित क्रांति मनाई जाती है ताकि सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दे सकें। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। उच्च उपज बीज व सिंचाई से बढ़ा उत्पादन बढ़ा। ठीक है, उच्च उपज बीज और सिंचाई से उत्पादन बढ़ा। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाए? तो एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ही हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना जो है बनाई गई वो श्वेत क्रांति के तहत बनाई गई। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन। कुरियन से याद रखेंगे, कुरिया में हम लोग क्या करते हैं? चकड़ी वगैरह, बकरिया, भैंस वगैरह पालते हैं। कुरिया हम लोग कुटिया से कुरिया बनाते हैं। जो गांव में होते हैं वो कुरिया ही कहते हैं कुटिया को। वर्गीज जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है, वर्गीज कुरिया।
कुरियन, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। भारत में बेरोजगारी मापने का कार्य कौन करता है? बेरोजगारी कौन मापता है? बहुत गजब क्वेश्चन है। NSSO का या NSO रोजगार बेरोजगार सर्वे करता है, ठीक है। गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान में नीति आयोग गरीबी आकलन करता है। नीति आयोग कौन वो करता है संचालन? मतलब नीति आयोग किसके हाथ में है? तो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है नीति आयोग, उसका मुख्य वही होता है। अब यहाँ से आ गया आपका साइंस, सामान्य विज्ञान, ठीक है। भौतिक पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, जो होगा तो देखा जाएगा अभी। पहले भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। प्रकाश की निर्वात में गति 3×10⁸ होता है, सभी लोग जानते हैं। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की गति स्थिर होती है, ठीक है। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम। किस धातु का प्रयोग बिजली के तारों में किया जाता है? तो तांबा का। तांबा जो है सस्ता होता है इसीलिए करते हैं एल्यूमिनियम से। तांबा अच्छा चालक भी है, ठीक है। दाब की SI इकाई क्या है? पास्कल। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? निर्वात। ध्वनि के लिए माध्यम आवश्यक है, ठीक है। ऊर्जा की SI इकाई क्या है? तो ऊर्जा की SI इकाई जूल होता है। बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। यह बराबर m में, न्यूटन का दूसरा नियम। रसायन विज्ञान पढ़ेंगे थोड़ा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? सभी लोग जानते हैं, H2O। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 21% जो है वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है। बाकी कितने होते हैं? 78% नाइट्रोजन होता है। 0.03 ये ऑक्सीजन का पार्ट है। वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन, ठीक है। जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के कारण जंग लगता है। लोहे का ऑक्सीकरण होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? बेकरी, खाने का सोडा। और धावन सोडा, धोने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम खाया जाता है, जबकि धावन सोडा में क्या होता है? पोटेशियम होता है। सोडियम इसमें देख लेना आप लोग, बाकी हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम C होगा। तो बेकिंग सोडा में NaHCO3 होता है, जबकि धावन सोडा में मतलब अंतर ज़्यादा नहीं है दोनों में। NaCO3.10H2O उसमें धावन में होता है, तो सेम लगभग है। देख लेना, फार्मूला इम्पोर्टेंट है। pH का मान कितने से कितने तक होता है? तो 0 से 14 तक, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेप्स, कान में पाई जाती है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। 2 हृदय, 2 अलिंद, 2 निलय। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। शरीर में रक्त pH कितना होता है रक्त का? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 7.4। मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियाँ? 7.4 किसका pH होता है? वो कुछ ही का नहीं होता है, रक्त का होता है। इम्पोर्टेंट है। जल का कितना होता है? आप लोग बताएंगे कमेंट में। मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियों के होते हैं? पसलियाँ होती हैं, ठीक है। कितनी जोड़ी पसलियाँ? तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। पसलियाँ जो पीछे होती हैं। पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? मुंह से, ठीक है।
मुख से। कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है? तो विटामिन ए। डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, अस्थि मृदुता। ठीक है, डी की कमी से अस्थि मृदुता हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, बी ऑप्शन सही होगा। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन बी आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड कार्पल्स ही ले जाएगा, वाइट ब्लड कार्पल्स ऑक्सीजन नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो लाल होगा वही ले जाएगा। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? इंसुलिन, इंसुलिन अग्नाशय से होती है। इंसुलिन जो होती है छोटी ई से आ तक, ज़्यादा छोटा बड़ा छोटी ई, एक अंक बाद याद रखेंगे। अग्नाशय से जो है, अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कह रहा हूँ। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह हो जाता है, जो कि अग्नाशय से स्रावित होती है। ठीक है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ। आप लोग ट्रिक अपने मन से कुछ बनाया करेंगे। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? सी, मादा एनोफिलीज से मलेरिया फैलता है। मादा ही मच्छर काटेगा, वो भी एनोफिलीज नामक, तभी मच्छर फैलेगा, मलेरिया फैलेगा। ठीक है, डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो एंडीज, एंडीज से डेंगू होगा। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री। दांतों के एनेमल का मुख्य घटक कौन सा है? तो सी, कैल्शियम फास्फेट है। टीकाकरण का संबंध किससे है? तो रोग की रोकथाम, एड्स किस वायरस से होता है? HIV से। अब हमारा अंतिम पार्ट बचा है। अब लास्ट के जो 20 क्रॉस क्वेश्चन हैं आपके, वो स्टैटिक के हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। बाघ शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। ठीक है, शक्ति के साथ साथ संतुलन इसका बहुत सही रहता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा इसका आंसर। सौंदर्य और गौरव का प्रतीक है मोर, जो है सौंदर्य और गौरव का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। कमल जो है किसका प्रतीक है? लिखा नहीं गया, देख लेना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। वृक्ष बरगद दीर्घायु और एकता का प्रतीक। बरगद क्या है? दीर्घायु और एकता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है। परीक्षा में यही मानक उत्तर माना जाता है, ना कि क्रिकेट। हॉकी सही रहेगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? गीत और गान में अंतर है। तो रविन्द्र टैगोर। किसने लिखा था राष्ट्रीय गान? तो रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था, यानी कि राष्ट्रीय गीत सब लोग जानते होंगे भाई, छोटा छोटा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3, केसरिया, सफेद और हरा। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चिन्ह है? चक्र, अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती? स्पोक्स, 24 तीलियां होती। धर्म और गति का प्रतीक, धर्म और गति, गति और धर्म का प्रतीक क्या है? अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक स्तंभ सारनाथ से।
राष्ट्रीय प्रतीक, सत्यमेव जयते का अर्थ सत्य की विजय। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शीर्षक संवत पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है भारत की राष्ट्रीय नदी। भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन सबसे बड़ी होती है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर हाथी है। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? तो भारत का सरीसृप जो है मगरमच्छ हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ग्रुप डी में पूछने जाने वाले हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किससे डिजाइन किया गया? किसने डिजाइन किया? तो राष्ट्रीय ध्वज जो है पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया। तिरंगे का मूल डिजाइन इन्होंने बनाया। ऑप्शन सी सही रहेगा, पिंगली वेंकैया ने। अब हमारे इतने क्वेश्चन हो गए। इतिहास के 40, भूगोल के 80, 40, 41, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, स्टैटिक। परीक्षा से पहले अंतिम सलाह, ठीक है। अब ये आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 200 क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच। तो लास्ट क्वेश्चन लेते जाइए। एक ये धरोहर पशु हाथी वाला और सरीसृप मगरमच्छ वाला, ठीक है। थैंक यू।